गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है 23 अप्रैल। आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देख रहे हैं हम लोग द हिंदू के। पहला जो एडिटोरियल है वो बेसिकली बात कर रहा है आर्टिक रीजन और इसकी इंपॉर्टेंस के लिए। क्योंकि आज के डेट में जो आइसबर्ग है वो पिघल रहा है और नए सी रूट्स ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पे रसिया अपनी डोमिनेंस चाहता है और चाइना भी। ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है, यूएस पीछे क्यों रहेगा? तो यूएस भी बनाना चाह रहा है अपनी पावर, क्योंकि रसिया और यूएस के बीच में क्या आ रहा था? आइसबर्ग, मतलब कि आर्टिक रीजन। अब ये पिघल रहे हैं, नए नए सी रूट्स आ रहे हैं, तो रसिया को बहुत ईजी हो गया है अमेरिका तक पहुंचना। तो इसलिए अमेरिका क्या चाह रहा था कि ग्रीनलैंड पे उसका कंट्रोल हो, जिसके कारण आज की डेट पे आप देखो तो डेनमार्क भी अमेरिका के खिलाफ हो रखा है, जब से ट्रम्प का स्टेटमेंट आया कि ग्रीनलैंड को ये खरीदना चाह रहे हैं या फिर इस पर कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो आर्टिक रीजन पे सब लोग अपना कंट्रोल चाहते हैं। और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पे मिलते हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे डिटेल मैनर में इस एडिटोरियल में। सेकंड टॉपिक जो है वो होम मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है कि शुरुआत से लेकर अब तक होम मिनिस्ट्री का जो रोल है वो चेंज होता रहा है। और इसके पीछे का मेन रीज़न है कि जो स्टेट के पुलिस फोर्स है वो उस तरीके से डेवलप नहीं कर पाए, या फिर इनको वो इक्विपमेंट्स बोलो या फिर टेक्नोलॉजी बोलो उतना डेवलप नहीं कर पाया। तो होम मिनिस्ट्री के ऊपर जो बर्डन है वो इंक्रीज़ होता रहा है। तो होम मिनिस्ट्री की जो आप बोलो बजट में जो अलोकेशन होती है फंडिंग की, वो इंक्रीज़ हुई है पिछले कई सालों में। कि जो इनके अंदर डिफेंस फोर्सेस आती है, बीएसएफ हो गया, असम राइफल्स हो गए, ठीक है, या सीआईएसएफ, इन और भी बहुत सारे फोर्सेस है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इन सब की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के अंदर, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात करो या फिर बॉर्डर सिक्योरिटी की, तो इनकी इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है और होम मिनिस्ट्री को ये पावर की क्यों ज़रूरत है, डिटेल मैनर में इस एडिटोरियल को हम लोग आज समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है जो आर्टिक रीजन है वहाँ पे टेंशन इंक्रीज हो रही है। रीज़न क्या है कि आइस मेल्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जो आइस मेल्ट हो रहा है तो नए सी रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। साथ ही साथ आइस था तो वो पिघल गया। अब जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे डिस्कवर किया जा सकता है, जैसे कि ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो कि आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काम आते हैं, या फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल एनर्जी में यूज़ होते हैं जो, ठीक है, उसमें काम आते हैं। रिच फेसिंग एरियाज़ है यहाँ पे। तो उससे रिलेटेड क्या हो रहा है कि जो भी कंट्रीज़ जो आर्टिक रीजन में बॉर्डर शेयर करता है उनके बीच में रेस लग गया कि कौन सबसे पहले क्लेम करेगा कि किसकी कौन सी टेरिटरी है। देन यहाँ पे मिलिट्री बेसिस भी ओपन हो रहे हैं काफ़ी सारे कंट्रीज़ की। यहाँ पे कोई भी जो आप अंटार्कटिका में एक प्रॉपर ट्रीटी है, ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके, बट ऐसा कुछ आपको आर्टिक रीजन में कोई ट्रीटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक लॉ है जो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो कि बस एक ही चीज़ पे फोकस करता है कि कौन सी टेरिटरी किसकी है, कौन कहाँ पे क्लेम कर सकता है। इससे ज़्यादा वो किसी और चीज़ से डील नहीं करता, चाहे वो मिलिट्री प्रेजेंस वहाँ पे बढ़ाने की बात हो या फिर न्यूक्लियर प्लांट लगाने की बात हो, उन सब चीज़ों से डील नहीं करता है। आज की डेट में 8 आर्टिक काउंसिल में मेंबर्स हैं। वो ये सारे वो कंट्रीज हैं जो अपनी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, जैसे रसिया, यहाँ पे यूएस आ गया, आपको कनाडा, ग्रीनलैंड के ऊपर कंट्रोल डेनमार्क का, तो डेनमार्क आ गया आपका, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। ये 8 कंट्रीज यहाँ पे ये काउंसिल में है। क्यों काउंसिल में है? क्योंकि ये बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। याद रखिएगा ये कौन कौन से इसके मेंबर्स है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस काउंसिल का मेन रोल क्या है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और जो यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड वर्क आपसे टाइम टू टाइम सुनने में आता है उन सब पे ये लोग फोकस करते हैं। अब यहाँ पे टेरिटरी क्लेम ये लोग कैसे करते हैं, उसके लिए है EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, EEZ, जो कि बोलता है 200 नॉटिकल माइल, मतलब कि ये अगर कनाडा है तो इसके 200 नॉटिकल माइल तक इसकी टेरिटरी होगी। वैसे यहाँ पे यूएस का, रसिया का ये स्टैंडर्ड तय किया गया, बट इसको कोई भी फॉलो नहीं करता। सबसे बेस्ट एग्जांपल जब से ट्रंप आया उन्होंने किसी चीज़ को फॉलो नहीं किया। यहाँ पे दो प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कारण ही है। यूएस क्लेम करना चाहता है ग्रीनलैंड पे। रीज़न क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि नए सी रूट्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो ग्रीनलैंड के ऊपर जिसका कब्जा होगा
उसका ज़्यादातर ये आर्टिक रीजन पे भी कब्जा होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे साइड आपका रसिया आ जा रहा है, ठीक। और यहाँ पे आपका क्या है? अमेरिका है। इन दोनों के बीच में ग्रीनलैंड है। तो इस पे जिसका सही रहेगा कंट्रोल, वो यहाँ पे अपना ज़्यादा डोमिनेंस शो कर सकता है। तो रसिया डील, सॉरी, यूएस हमेशा बोलता है कि ग्रीनलैंड को हम खरीदना चाहते हैं डेनमार्क से, क्योंकि डेनमार्क कंट्रोल करता है ग्रीनलैंड को। बट डेनमार्क इस चीज़ को मना करता रहता है। बाद में कनाडा और यूएस के बीच में प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है? ये जो आप देख रहे हो नॉर्थ वेस्ट पैसेज बोलते हैं इसे, ये जो आप देख रहे हो ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज है, जो कि कनाडा होते हुए ये यूएस वाले पार्ट पे जाता है। तो यहाँ पे जो कनाडा है वो बोलता है कि भाई इंटरनल वाटर है, मतलब ये हमारा पार्ट है। दूसरी तरफ यूएस बोलता है नहीं, ये इंटरनेशनल बॉडी है, ये इंटरनेशनल वाटर है, इस पे कनाडा अपना कंट्रोल नहीं दिखा सकता। वही वाली बात है ना कि यहाँ पे जो क्लेम करने की बात हुई थी वो ये थी कि अगर ये जो नया सी रूट डिस्कवर हो रहा है ये ग्रीनलैंड पिघल करके, या फिर कोई भी पार्ट पिघल करके वहाँ पे नए सी रूट्स डिस्कवर हो रहे हैं, तो इस जो ये अभी मैंने लॉ बताया था आपको, इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि ये उस कंट्री का पार्ट होगा। मतलब अगर कनाडा के आसपास का कोई नया पार्ट डिस्कवर हो रहा है तो ये कनाडा का टेरिटरी कहलाएगा, ना कि किसी और कंट्री का। इसके हिसाब से तो ये था, यूएस बोलता है कि सब कुछ गया बाढ़ में, ये हमारा पार्ट है, ठीक। रसिया क्या कर रहा है यहाँ पे? अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है। यहाँ पे ये इन्होंने अपना न्यूक्लियर पावर वेसल्स भी तैयार कर रखा, आइस ब्रेकर भी है यहाँ पे। आइस ब्रेकर आपने न्यूज़ में देखा होगा या फिर डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, एक बड़ा सा सिप होता है जिसके आगे ब्लेड लगे होते हैं, और ये आइस को ब्रेक करते हुए जाता है, ठीक है, ये सिप। अब सबका रेस क्यों है यहाँ पे? जैसे मैंने आपको अभी बताया, जैसे 2009 में जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, यहाँ पे लगभग 13% दुनिया का यहाँ पे अनडिस्कवर्ड ऑयल है, 30% नेचुरल गैस है। तो सारी कंट्रीज यहाँ पे चाहती है अपना प्रेजेंस शो करना या फिर इन चीज़ों पे अपना कंट्रोल करना। साथ ही साथ आप अगर ये देखें कि अगर ये नए जो सी रूट्स है जो डिस्कवर हो रहे हैं, इससे क्या होगा? चाइना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसका लगभग 8,000 किलोमीटर का जो सी रूट जो ये ट्रैवल करके आता था, ये नए सी रूट से ये कम हो जाएंगे, ठीक है। तो चाइना का बहुत सारे पैसे इससे बच सकते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? मतलब ये लोग तो झगड़ रहे हैं, तो चाइना भी बोल रहा है कि मैं भी अपना यहाँ पे अपना ये बोल देता हूँ कि यहाँ पे मेरी भी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये रसिया के साथ मिल करके चाइना यहाँ पे अपना प्रेजेंस शो करना चाहता है। चाइना ने 2018 में यहाँ पे ये डिक्लेयर कर दिया था, नियर आर्टिक स्टेट है ये, मतलब आर्टिक स्टेट के पास ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। किसके कारण? रसिया के कारण। क्यों? रसिया अपना सी पोर्ट देने के लिए तैयार है, जो यहाँ पे आर्टिक रीजन के पास चाइना को, कि चाइना अपना इजीली यहाँ पे ट्रेड कर सके। तब ये स्टेटमेंट निकल के सामने आई थी। और यहाँ पे आने वाले टाइम पे चाइना अपना न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर भी बना रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया था आइस ब्रेकर का काम। आइस ब्रेक करते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, ठीक है। और कोई भी एक्सपोर्ट करना हो या फिर इंपोर्ट करना हो, उसे लेके जा सकता है ये ईजिली। तो ये था ये आर्टिकल। ये एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होम मिनिस्ट्री। जो होम मिनिस्ट्री है, इसका रोल पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। इसे आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बात हो रहा है कि पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी वो क्या करती थी? कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे कि पार्लियामेंट में अटैक हुआ, ठीक है। इस अटैक होने के बाद ये लोग रिएक्ट किए कि चलो कुछ ऐसा बनाया जाए, कोई बॉडी बनाई जाए जो कि इन अटैक्स को रोके, जैसे कि पोटा आया, POTA, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट अटैक, ये लेके आया गया। देन आपका आया पंजाब इंसर्जेंस इंक्रीज हुआ, तब आया टाडा, TADA, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, इसको कंट्रोल करने के लिए आया। फिर 26/11 ये हुआ, तब आया NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लाया गया। तो ज़्यादातर आप ये सारे चीज़ें जो आई है, ये सब कोई इंसिडेंट हुआ तब ये बॉडीज़ को बनाया गया। इस तरह का एक्शन किया जाता था पिछले कुछ सरकारों द्वारा। इसे रिएक्टिव मेजर्स बोलते हैं। मतलब कुछ हो गया तब आप एक बॉडी बना रहे हो, मतलब कि
ये शॉर्ट टर्म है, मतलब कि आपने उसको पहले ही होने से नहीं रोका, हो गया है तो उस बात को अब कैसे मतलब कि ख़त्म किया जाए, कैसे उसे अब नहीं होगा, इन फ्यूचर में ध्यान रखूँगा, ऐसा रिएक्शन रहता था पिछली गवर्नमेंट का। जो सही में कोई लीडरशिप होना चाहिए वो उसको स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स लानी चाहिए, मतलब ये जो पोटा हुआ, टाडा हुआ या फिर एनआईए हुआ, ये पहले ही लेके आ जाना चाहिए था, ये इंसिडेंट होने से पहले ऐसी गवर्नमेंट की ज़रूरत थी। तो जो मोदी जी आए उनका जो मेन फोकस था वो था रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। उसके अकॉर्डिंग जो होम मिनिस्ट्री था वो वैसा काम नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री एक रिएक्टिव बॉडी बन के रह गया था, कोई इंसिडेंट हो रहा है तब हम लोग कोई एक्शन ले रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के पास पावर तो बहुत सारे हैं, जैसे कि आर्टिकल 355 ये डील करता है कि ये ड्यूटी है यूनियन की कि स्टेट को प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करे? इंटरनल इंस्टेबिलिटी आ रही है तब, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, या फिर कोई वॉर हो जा रहा है, तब बचाने की जिम्मेदारी यूनियन के पास आ जाती है। आर्टिकल 256 ये बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है, पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है उसको वो अपने स्टेट में इनेक्ट करे, लागू करे, और जो यूनियन की यहाँ पे जॉब थी कि वो डायरेक्ट करे स्टेट को अपने अपने एरिया में ये लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। आर्टिकल 356 हम सबको पता है, प्रेसिडेंट रूल, कि कोई स्टेट है जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो देखा जाए तो जो पावर है होम मिनिस्ट्री के पास वो हमेशा से बहुत ज़्यादा था। जैसे कि आज के डेट में देखो होम मिनिस्ट्री के पास कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स। और सिक्योरिटी की बात करें तो इनके पास आ जाता है बीएसएफ, असम राइफल्स, सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ। ये सारे बॉडी किसके अंदर आता है? सिक्योरिटी फोर्सेस होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए पंजाब इंसर्जेंस बढ़ते जा रहा है, कश्मीर टेररिज्म बढ़ रहा है, मोइस्ट जो वायलेंस था वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इसमें देखने के लिए देखा जा रहा है। और जो ये लोगों का जो अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी ये एडवांस हो रही है, जैसे कि अब ड्रोन का यूज़ किया जाता है ड्रग सप्लाई करना पंजाब के अंदर, या फिर कश्मीर में वेपन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करती थी वो अपने पुलिस को उतना मॉडर्नाइज नहीं कर पाई कि इन सब चीज़ों को टैकल कर सके। तो जो होम मिनिस्ट्री के ऊपर बर्डन आया कि इनको इन सब चीज़ों से खुद लड़ना पड़े। तो उसके लिए आज के डेट में सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, या फिर एनएसजी है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात, सीआईएसएफ का एग्जांपल ले लीजिए। ये लाया गया था केरल एंड वेस्ट बंगाल में, जो इंडस्ट्री थे उससे बचाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि इन स्टेट्स में लेफ्ट विंग प्लस ट्रेड यूनियन या फिर कम्युनिस्ट लोग इन इंडस्ट्रीज़ को प्रॉपर चलने नहीं दे रहे थे, तब सीआईएसएफ को लाया गया था। बट आज के डेट में इनका भी रोल चेंज हो चुका है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आज के डेट में आप देखो तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी किसके अंदर आ गया? होम मिनिस्ट्री के अंदर आ गया है। तो जो ये की कंसर्न था पिछले, आप बात करो पिछले कुछ डिकेड्स में, 40 डिकेड मतलब 40 सालों में ये देखा गया कि जो सिचुएशन है इन जगहों पे, जो मैंने बताया कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हो गया, अब वो भी ऐसे ऐसे नहीं, सेंट्रल इंडिया में वो इंक्रीज़ हो रही थी, काफ़ी लोगों की डेथ हो रही थी, चाहे वो सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करो या फिर सिविलियंस की बात करो। इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी हुआ करता था कि जो लीडर थे होम मिनिस्ट्री में, जो मिनिस्टर थे, कुछ भी इंसिडेंट होता था उसे हटा दिया जाता था। कोई एक पर्सन काफ़ी लंबे टेन्योर के लिए नहीं रहता था इस डिपार्टमेंट में। जब से अमित शाह जी आए हुए हैं तो एक पावर मिली है, काफ़ी लंबे समय से एक पर्सन एक ऑफिस में है, कंट्रोल करके चल रहे हैं। फिर बात की जाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मॉडर्नाइज तक ही नहीं रही है, इनको फंडिंग भी बहुत अच्छा दिया गया है।
1 लाख करोड़ फर्स्ट टाइम मिला था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 2019 के बजट में। उसके बाद आज की डेट में 2.33 लाख करोड़ हो चुका है ये। CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इनको बजट में 38,000 करोड़ मिला करता था 2013-14 में। आज की डेट में 97,000 करोड़ हो गया है। ये इतनी ज़्यादा फंडिंग क्यों दी जा रही है? इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत किया जाए, और मजबूत कैसे होगी? जब इनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। आज की डेट में आप देखो, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जा रही है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इतने सारे स्टेप्स लेने का, कि आज के डेट में कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, नक्सल रीजन्स हो गया, इसमें 70% का ड्रॉप देखने के लिए मिल रहा है। जो नक्सल प्रभावित एरियाज़ है वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं आज के डेट में। तो ये एडिटोरियल बेसिकली इन्हीं बातों को बता रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जब जब से ये वाली गवर्नमेंट आई है, इसने जो ये बॉडीज़ थी इन सबको पावरफुल करने में ज़्यादा फोकस किया है। जैसे कि आप UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, 2019 में इसमें चेंजेस लाया गया। क्या पहले ये होता था कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर ग्रुप को टेररिस्ट घोषित किया जाता था, बट इस अमेंडमेंट के बाद एज अ कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होगा उसे भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है, ठीक है। फिर NIA में भी चेंजेस लाया गया, इसको और पावर प्रोवाइड की गई। इसमें बोला गया कि अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है किसी स्टेट में जा कर के इन्वेस्टिगेट कर सकती है, ना ही किसी से इसको परमिशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, ना ही किसी की एडवाइस की ज़रूरत है किसी स्टेट में, और ये चाहे तो डायरेक्टर जनरल को भी इन्फॉर्म ना किए बिना कहीं पर भी जा कर के इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ये पावर इनको प्रोवाइड किया गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। ये एडिटोरियल आपको समझ में आया तो थम्स अप देना ना भूलिएगा।